Hi everybody, hope you all are doing well. So welcome again. This part is all about data handling. तो last class में हमने data handling को शुरुआत कर रखी थी. So आप सभी का बहुत सारा स्वागत फिर से आपकी कक्षा classes पे. Okay, so guys, as you all know that, we are done with arithmetic mean, range, mode, median, telemarks. In today's class, we are going to talk about bar graph and double bar graph, right? And that is very simple concept, I would say. It's very easy to understand, very simple. आपने 6th grade में already बहुत कुछ चीजें पढ़ रखी हैं. Double bar graph will be little new for you, but it will be very easy, right? इसे हम joint bar graph भी बोलते हैं. तो शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे ये सारे पॉइंट्स, और आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन असाइन किया था आपको. दैट वाज योर क्वेश्चन ऑफ द लास्ट क्लास कि कोई लार्जर डेटा अगर गिवन है तो उसे हम कैसे मोड उसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना? तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था क्या? हाँ, सो सबसे पहले लेट्स मेक अ क्विक समरी, क्विक रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास. लास्ट में हमने जहां पे एंड किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं. सो मोड ऑफ लार्ज डेटा दैट टेल्स अस कि पुटिंग द सेम ऑब्जर्वेशंस टुगेदर एंड काउंटिंग देम इज नॉट इजी इफ द number of observations is large, right? In such cases we tabulate the data. हम डेटा को टैबुलेट करते हैं. मतलब क्या? ये क्वेश्चन था, मैंने कहा था कुछ भी करके आप इसे सॉल्व करके आना, है ना? कुछ भी करके दिमाग लगाना है और फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा. व्हाट अबाउट योर फीडबैक? कैन यू प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग, राइट? ये मार्जिन्स गिवन है और पूछा गया है कि फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, राइट? तो जो भी मार्जिन्स गिवन है यहाँ पे हम उसे लिखेंगे मार्जिन्स, राइट? यहाँ पे हमने उसे लिखा है टेलीमार्क्स की हेल्प से. क्यों किया? ताकि हम कोई भी ऑब्जर्वेशन मिस ना करें. और यहाँ पे हमने लिखा है टोटल नंबर, कि नंबर एन विल रिप्रेजेंट की एक मार्जिन वाले कितने हैं, राइट? देन 2, फिर 3, फिर 4, 5 और 6. सो द पॉइंट इज कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक रास्ता अपनाइए. जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉलम में ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में, राइट? देन व्हाट टू do find it out how many times one occurs, do make tally marks, right? represent it. तो ये आया है 9 टाइम्स. आप यहां से काउंट भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 1 9. तो हम ऐसे काउंट करके नहीं करेंगे. आप लिखोगे 1 2 3 4 5 एंड 6. आपने ये लिखा. अब देखो टेली मार्क्स हम बनाते कैसे हैं, विद इन मिनट्स, है ना? 1 के लिए एक स्ट्रोक, देन 3 आया, 3 के लिए एक स्ट्रोक, 2 के लिए आपको फिर से एक स्ट्रोक मारना होगा, 5 आया, 1 स्ट्रोक, 1 अगेन रिपीटेड, लेट मी राइट 1, 4 comes here, then 6, okay, then 2 again, double stroke, then 5 again, let me write 5, 2 2 2, 3 times 2 occurs, so I will mark here 1 2 and this would be 3, right? Then 4 comes, I'll write once more here, 1 is coming again, then 2 is coming again, then 3 is coming, fine. देन डबल टाइम 2 बार 1 आ रहा है तो हम 2 बार 1 को यू रिप्रेजेंट करेंगे. फिर आपके पास 2 आया, 3 आया, 2 आया, मतलब 2 आया, 3 आया और फिर 2 आया यहां तक. फिर 6 आया, 4 आया, 3 आया, मतलब 6 आया, 4 आया, 3 आया. इज इट सो? यस. देन 2 आया, फिर 1 1 आए, मतलब एक बार 2 फिर से आया और बार बार 2 बार 1 आएंगे. फिर 4 आया और 2 आया, 4 यहाँ पे मार्क करो और 2 को आप वापस से ऐसा मार्क करेंगे. 1 आया, फिर 5 आया, 1 यहाँ आया और 5 यहाँ आया. 3 3 मीन्स 2 बार 3 आया, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ. फिर 2 और 3 फिर से आए, तो 2 के लिए हमने ये करा, 3 के लिए हमने ये करा. फिर 2 फिर से आ गया हमारे पास, राइट? दीज आर मार्जिन्स, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट यूजिंग टेलीमार्क्स. फिर 4 और 2 आए, तो 4 विल बी हेयर, 2 विल बी हेयर. देन 1 एंड 2, 1 यहाँ पर आएगा और 2 कहाँ पर जाएगा? यहाँ. ठीक है? तो ये टेली मार्क्स से अब टोटल नंबर्स आप लिखो, कितने बार हमने 1 को देखा, तो 5 4 9 बार ये आया. फिर 14 टाइम्स 2 आया, 2 अकर हुआ. देन 5 + 2 इट इज 7, देन 5 + 1 इट इज 6, इट इज 2, इट्स 2, राइट? सो यू कैन सी दैट कि टोटल नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ मार्जिन्स के बराबर होगा. ठीक है? तो आप देखोगे कि 9 14 7 5, ओ आई रोट समथिंग डिफरेंट, मे बी आई मिस्ड वन थिंग. 4 को हमने शायद एक ज्यादा काउंट किया है, मे बी. तो आप इसे प्लीज क्रॉस चेक जरूर करना,
ठीक है। एंड देन 3 कितने बार ही ये 5 3 बार आया, ओके ओके 5 3 बार आया होगा, आई थिंक मैंने यहाँ गलती से लिख दिया होगा। सो इट इज कमिंग 5 टाइम्स, इट कम्स 3 टाइम्स, राइट। डू मेक अ क्रॉस चेक गाइस, कभी हम, इसीलिए मैंने बताया कि हम इसे अलग से बना रहे हैं, मे बी आई कैन मेक एरर एंड you can also make error. So try to avoid these errors while checking the observations while writing it. And 6 तो 2 बार ही आया तो हो गया काम। तो टोटल 40 ऑब्जर्वेशंस थे, तो आपका जो n इक्वल्स टू एट द एंड यहाँ पे टोटल आएगा वो भी 40 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और भी क्वेश्चन है कि द वेट इन किलोग्राम्स विच इज गिवन हियर ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 38, 42, 35, 37 and so on till 47. Find the mode and median of this data. Is there more than one mode? अभी क्वेश्चन आपके पास आ तो गया, लेकिन मीडियन पहले कनेक्ट करना होगा ना, मीडियन क्या है। सो मीडियन को पढ़ने से पहले थोड़ा समझना जरूरी है। सो मीडियन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। मीन अगर आपको याद हो, राइट, सेंट्रल वैल्यू कुछ रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। It refers to the value which lies in the middle of the data with half of the observations above it and the other half below it. What is this? मतलब सिंपल सा कहने का है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, उसमें आपको एक मिडिल वैल्यू डिसाइड करनी होगी, जिससे आप लेफ्ट की ओर जाओ तो आपको इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिले, और जिसके आप राइट साइड जाओ तो आपको उतने ही ऑब्जर्वेशंस मिले जितने आपके लेफ्ट साइड थे। मतलब कैसे, एक सिंपल सा रास्ता है। अगर ये क्वेश्चन कहा कि फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, तो सबसे पहले एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डू रिप्रेजेंट द डेटा इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो व्हाट कैन वी डू, हम यहाँ पे इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले लिखेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक दिस। स्पेलिंग्स थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। So which one is the smallest? I think 17, then 18, then 24, 25, 35, 36 and then 46. अब बात ये आई कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस है वो है 7, ठीक है। तो अब आप ना इस पूरे ऑब्जर्वेशन में बीच का वैल्यू ढूंढो कि मिडिल वैल्यू क्या होगा। आप देखोगे कि 25 हमने बीच में देखी है, 25 बीच में है, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 3 ऑब्जर्वेशंस है और राइट में भी 3 ऑब्जर्वेशंस है। मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इन द मिडिल ऑफ द डेटा वी हैव टू सी विद हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अबव इट एंड द हाफ बिलो इट, तो हमने यहाँ पे हाफ अबव एंड बिलो की जगह हमने लेफ्ट एंड राइट कंसिडर किया, ठीक है। तो ये था आपके पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल। अब एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, फॉर्मूला बेस्ड, कि कोई भी ऑब्जर्वेशन गिवन है आपको मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे विद इन सेकेंड्स, है ना, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज यू कैन सी दैट यहाँ पे कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n इक्वल्स टू 7। अब n इक्वल्स टू 7, 7 इज अ ऑड नंबर, करेक्ट। तो एक सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला होता है जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं फॉर n व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, राइट। तो ये हमें याद रखना है, सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस 1 अपॉन 2th टर्म विल बी द मीडियन। अब टोटल नंबर कितने हैं, 7 है, और 7 में एक ऐड करा अपॉन 2 करा, तो 8 अपॉन 2th टर्म हमें ढूंढना, मतलब 4th टर्म, जो 4th टर्म है, तो 4th टर्म कैसे मिलेगा, आप शुरू से ऐसे मूव करोगे जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, ठीक है, तभी आपका आंसर क्लियर होगा। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, देखा कितना इजी है, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। अब हम अगर इसके प्रीवियस क्वेश्चन पे आए कि यहाँ पे हमें मोड, मीडियन सब कुछ पता करना है, इज देयर मोर देन वन मोड, तो वो भी पता करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आप पहले मोड फाइंड आउट करना, राइट। ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में पहला काम आपको है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करो, देन डू फाइंड आउट मोड, देन फाइंड आउट मीडियन। अब एक यहाँ पे और भी बात आएगी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, आप देखो 15 है, तो मीडियन आपको पता है कैसे, 15 प्लस 1/2th टर्म, मतलब ऐसे करके आप पता करोगे डायरेक्ट। लेकिन टर्म को जब आप एकदम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करोगे, मतलब 16/2th टर्म विल बी द मीडियन, दैट इज 8th टर्म,
ठीक है, तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको 8th टर्म मिलेगा। तब आंसर करना 8 इज नॉट मीडियन, इट रिप्रेजेंट्स 8th टर्म, राइट। तो एक और भी क्वेश्चन होगा आपके पास कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि क्रिकेट में 11 प्लेयर्स हैं, ठीक है, अब इसमें फिर से पूछा है कि फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ऑड ऑब्जर्वेशंस है, तो आप सबसे स्मॉलेस्ट से लिखना शुरू करो, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, ठीक है। 6 है, फिर 8 है, राइट, फिर 10 है, 10 है, 2 बार 10 आएगा तो अलग अलग ही लिखना है, ठीक है, इन्हीं के साथ में आप लिख दो। 15 है, देन 15 फिर से आया, देन 80 एंड 50, सॉरी 50 आई लेफ्ट 50 पहले आएगा, फिर 80 आएगा, राइट। हम 50 लिख देते हैं पहले। सो क्वेश्चन रीड किया और सीधे आप लिखना शुरू करो, 50 देन 80 देन 100 देन 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे कोई एक तो हमने छोड़ दिया, कौन सा छूट गया भाई, देखो देखो जरा, देखोगे ना, ये यहाँ पे छूट गया 15, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 15 है, ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 बार 15 है। अब ये अरेंज कर दिया, मोड आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो मोड 15 ही होगा, बिकॉज दैट इज मोस्ट ऑफन अकर्ड स्कोर, राइट, दैट हैज बीन पुट हियर। So 15 will be the mode. And what about median? So you have to simply do n by 2 whole divided by 2, 2th term for median of the data, right? अब median के लिए आपने देखा total number of जो terms है, observations है, वो है 11। तो देख लेना आप, ठीक है, ये आपको करना है, ये क्वेश्चन भी है और आप इसे कैसे समझ के कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये आप प्लीज करना, मस्त क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लिख रही हूँ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तब हम मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करें। तो आई हैव ऑलरेडी रिटन इट, n/2 अपॉन, आई एम सॉरी गाइज, एक गड़बड़ हो गई, एक तो भली भांति n+1/2 होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना। यहाँ पे 2 जाने कहाँ से मैंने लिख दिया, मुझे याद ही नहीं आता है कभी कभी, अब तो सही है ठीक है, तो छोटा एरर होता रहता है, आप गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो n+2 नहीं होगा, n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा होता है, 2 नीचे आएगा तो मैंने ऊपर लिख दिया बाय मिस्टेक। इतनी कॉमन गलतियां होनी चाहिए। 2th टर्म, राइट, तो ये हो गया जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड। अब जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तब आप क्या करोगे, सिंपल है, मीडियन विल बी इक्वल टू n/2th टर्म, राइट, n/2th प्लस n/2 plus 1th term, right, that you have to find out, right, आपको याद रखना है n/2 plus 1th term, ठीक है, whole divided by 2, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा सॉलिड सा फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस में। अब यही सेम क्वेश्चन हमारे पास था तो हम इसे बार बार नहीं करेंगे। अब आते हैं कुछ नया पढ़ने, दैट इज ऑल अबाउट बार ग्राफ। बच्चे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप प्लीज ध्यान से पढ़ना, खुद से भी मेहनत करनी है आपको, ठीक है। अब बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ आपने ऐसे कुछ ग्राफ्स देखे होंगे, अगर आपको याद हो, जब आप कहीं भी देखो, स्टॉक मार्केट्स में देख रहे हैं, या फिर आप इफ यू आर एबल टू सी दैट क्रिकेट मैच रन रेट भी हमें कभी कभी ऐसे दिखता है, किसी बैट्समैन की अगर परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो हम वहां भी बार ग्राफ यूज करते हैं। सो द पॉइंट इज कि हमें एक्चुअली हमने देखा क्या कि हमने यहाँ पे कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स लिए, जैसे आपके पास कैडबरी के बार्स होते हैं, चॉकलेट्स के बार, वैसे यहाँ पे बार्स है और हमने उन्हें ऐसे अरेंज किया है, उनकी हाइट डिफरेंट दिख रही है और उनके बीच सारे बार्स का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो एक समान है, उनके बीच में जो गैप है, स्पेस है, ये स्पेस ये भी कुछ समान समान सा दिख रहा है, इक्वल सेम स्पेस। क्या ही है ये, समझते हैं। A bar graph is a chart that plots data using rectangular bars or columns called bins that represent the total amount of observations in the data for that category. मतलब कहने का ये है कि हम सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, है ना। अब इंफॉर्मेशन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए जरूरी है कि हम जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट, वो हमारा सही तरीके से इंफॉर्मेशन उस गिवन बार में समा जाए, पूरा हम उसी में रिप्रेजेंट कर दें। तो आप इसे समझो
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स का नंबर लिखा है वर्टिकल एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमने लिखा है कि अगर रेड हाउस है, ग्रीन हाउस है, स्कूल में जैसे होते ब्लू हाउस, येलो एंड ऑरेंज, तो ये हाउसेस के नेम्स हमने लिखे। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम बार ग्राफ बना रहे हैं तो आपको पता होगा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक होती है वर्टिकल एक्सिस, दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम जीरो लिखते हैं, 0 0, ये ऑरिजिन होता है, 0 इज अ ऑरिजिन। तो जैसे आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हो ना, 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसा, तो वैसे ही आप 0 से ऊपर जाने पे, वर्टिकली हम जब ऊपर जा रहे हैं वहां पे भी हम 1 2 3 ऐसे यूनिट्स लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप रूलर जो आप देखते हो, आप जिसको यूज करते हो, उसमें आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, 10 मिलीमीटर्स, राइट। तो बस वही है कि एक यूनिट बराबर आप कितना ले रहे हो वो रिप्रेजेंट करना है हमें, और बस उसी को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम इस बार ग्राफ को डिस्कस करते हैं। स्केल इसलिए लिया है ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि एक यूनिट में हमने 10 बच्चों को दिखाया है। अगर आप पिक्टोग्राफ की बात करो तो 1 एप्पल रिप्रेजेंट्स इक्वल टू 10 एप्पल्स, है ना, तो वो हम पिक्चर्स की वजह से शो करते थे, पिक्चर्स बना बनाकर। यहाँ पे हम यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वाई एक्सिस में हमने देखा कि 0 to 10, मतलब ये 1 यूनिट का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है 10 बच्चों के बराबर। तो अगर 1 यूनिट 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 यूनिट्स 30 को रिप्रेजेंट करेगा, 10 यूनिट्स 100 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो हम ऐसे ही स्केल्स लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हमारे पास गिवन डेटा कुछ ऐसा है, ठीक है, कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा उनके हाउसेस के नेम, स्कूल में जो हाउसेस होते हैं ना, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस। तो अगर आप देखो, मतलब ये सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर हम रेड हाउस की बात करें, फिर हमने ग्रीन हाउस की बात करी, फिर हमने ब्लू हाउस की बात करी, और फिर हमने येलो एंड ऑरेंज की बात करी, राइट, और ऑरेंज। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसको आप कैसे पढ़ोगे, जो डेटा हमें गिवन है। तो मतलब रेड हाउस में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि अगर 0 to 10 1 यूनिट है तो बीच में 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5 5 5 ऐसा, 5 15 बीच, 20 10 के बीच में 15 आएगा, ऐसा हम करके आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड हाउस में कितने बच्चे, तो आप इसका सीधे हाइट ऑफ बार देखोगे, अरे ये तो कुछ इतना दिखा रहा है, मतलब अराउंड 43, हाँ 43 42 45 भी नहीं है, हम 43 लेके चलेंगे फॉर एग्जाम्पल, राइट। फिर आपसे मैंने पूछा ग्रीन हाउस में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे मैम इसका बार तो कुछ ऐसा जाएगा, मतलब 20 से थोड़ा कम है, मतलब 19 मान लो, कंसिडर कर लिया। फिर ब्लू को देखा आपने, जब आप ग्राफ पेपर में इसे बनाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। अभी तो मैं रफ फिगर बनाई हूँ, रफली मैं इसे समझा रही हूँ यहाँ पे, तो इट विल नॉट मेक दैट मच इम्पैक्ट। ब्लू के लिए अगर पूछा तो ब्लू के लिए आप एकदम बार का हाइट देखोगे कि वर्टिकल एक्सिस में ये जो हाइट ऑफ बार है वो कहां तक जा रही है, इतनी, मतलब 55 के अराउंड बच्चे हैं वहां पे, ठीक है। फिर येलो के लिए आपने देखा कि इसका हाइट का, बार का हाइट तो एकदम 50 के बराबर है, हमने 50 लिख दिया। फिर ऑरेंज के लिए देखा आपने कि अरे ये तो कम से कम नहीं तो 40 से कम आ रहा है, मतलब 45 35 के आसपास का है, ठीक है। तो यूं आप इसे फाइंड आउट कर रहे हो और एकदम इवैल्यूएशन करा और डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया, बस। तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहलाती है बार ग्राफ, जहां पे हम ग्राफिकली हम डिस्प्ले कर रहे हैं, डेटा को दिखा रहे हैं, तो बस यही है, ठीक है। यूनिट जो आपने अभी देखा, 1 यूनिट स्केल हमने जो ली, वो डबल बार ग्राफ के लिए भी आप सेम तरीके से लोगे, बट द डिफरेंस विल बी कि डबल बार ग्राफ में क्या होगा, अ डबल बार ग्राफ इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा that uses two parallel bars of varying heights, right? You can arrange the bars either vertically or horizontally. It is up to us. तो आप कैसे समझोगे इस कॉन्सेप्ट को, अगर माना कि मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी whether the new technique of teaching she applied after quarterly test was effective or not, तो उन्होंने कुछ बच्चों के लिए देखा कि हम आशीष, अरुण, कविश, माया, रिता, इनके हम क्वार्टरली और हाफ ईयरली के मार्क्स को करेंगे कंपैरिजन, 2 सेट्स ऑफ डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि अगर वो अलग अलग बनाएंगे कि क्वार्टरली का इधर बनाया आशीष के लिए, फिर इधर हाफ ईयरली के लिए बना, तो इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी लिटिल लार्ज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा।
So the point is कि she takes the scores of the 5 weakest children in the quarterly test out of 25. ने 25 में से 5 बच्चे जो थोड़े से वीक हैं उनको देखना चाहा, एंड इन द हाफ ईयरली टेस्ट आउट ऑफ 25, मतलब क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों एग्जाम्स के लिए कंपैरिजन करने के लिए। आप देखोगे कि यहाँ पे आशीष, अरुण, कविश, माया इनका नाम लिखा और उनके स्कोर्स लिखे हैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली। तो कुछ भी नहीं करना है, सेम आप रिप्रेजेंट करोगे, बस फर्क इतना होगा कि इस बार आशीष के लिए आप 2 बार्स बनाओगे, सेम अरुण के लिए, कविश के लिए, माया के लिए और रिता के लिए सेम तरीके से बस बनाना है, ठीक है। द पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको बस बताना है कि क्वार्टरली को ब्लैंक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और फिल्ड वाला हाफ ईयरली को। तो यहाँ से एक्चुअली ये हमें एक कंपैरिजन कराने में हेल्प कर रहा है कि ठीक है आशीष में इंप्रूवमेंट हुई है, हाफ ईयरली में ही स्कोर 15 इंस्टेड ऑफ 10, लाइक क्वार्टरली ही स्कोर 10। फिर अरुण का भी इंप्रूवमेंट हुआ है, कविश का भी हुआ है, माया का भी हुआ है और रिता का भी हुआ है। सो दैट्स हाउ शी हैज एक्चुअली टेकन अ नाइस ओवरव्यू। तो उन्होंने साइमल्टेनियसली शी हैज जस्ट टेकन 2 sets of data for half yearly and quarterly, right? And what we have, like the same thing, 0 to 5 represents 1 unit, right? Means 5 marks. 0 to 5 tells us कि 1 unit equals to 5 marks, then 10, 15, 20. तो scale आपके ऊपर डिपेंड करेगा, right? But I would always suggest you don't take that larger scale कि अगर आपने 1 unit equals to 2 मार्क्स ले लिए तो वो गड़बड़ होगी, इसलिए क्योंकि फिर लेंथ वर्टिकली उसकी जो हाइट है बहुत ऊपर चले जाएगी, है ना। इट्स नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। आप 5 का स्केल ले लो, 10 का ले लो, 20 का भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल क्या है कि 2 सेट्स ऑफ डेटा आर रिप्रेजेंटेड हियर एंड साइमल्टेनियसली वी कैन रिप्रेजेंट 2 सेट्स ऑफ डेटा। दैट्स हाउ वी यूज डबल बार ग्राफ, ठीक है। और एक और भी यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, करना है आपको सेम तरीके से। एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, थोड़ा हम पीछे चलते हैं। आपको जो मैंने यहाँ पे बताया कि बार ग्राफ में आप हमेशा याद रखना कि बार्स का जो विड्थ होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम इक्वल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। विड्थ ऑफ बार्स विल बी ऑलवेज इक्वल इन केस ऑफ डबल बार ग्राफ और सिंगल दिस बार ग्राफ, ठीक है। ये आपको याद रखना, विड्थ हमें, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और स्पेस, जो बार्स के बीच में स्पेस होता है वो भी क्या होगा, हमेशा इक्वल, मतलब सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं करना है जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। आप देखो सारे बार्स का जो विड्थ है दैट इज कंप्लीटली सेम, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे बनाते हो। और ये इनके बीच का क्या है, स्पेस, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। कि फेवरेट स्पोर्ट्स का नेम लिखा, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलीट्स, एंड उसमें कितने लोग वॉच कर रहे हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 सेट्स ऑफ डेटा आपको बनाना है, ठीक है। वॉचिंग करने वालों को आप ऐसा कुछ बार का रिप्रेजेंटेशन दे देना और जो पार्टिसिपेटेड उनको ऐसा शेड कर दीजिएगा। और जब आप बनाओगे बार ग्राफ तो एकदम क्लियरली आपको आंसर सारे मिल जाएंगे। पहले तो आपको डबल बार ग्राफ बनाना है, तो अगर 2 सेट्स ऑफ डेटा गिवन है तो दैट टेल्स अस एक्चुअली या वी आर फॉर्मिंग दैट डबल बार ग्राफ। फिर विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, देन विच इज मोर प्रेफर्ड एंड वॉचिंग, लाइक प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स, दैट्स अप टू यू, ओके। अब उसके बाद आता है समरी पार्ट। इस पूरे सेशन में जो हमने पढ़ा है उसका समरी करते हैं। तो समरी करने के लिए एक बहुत प्यारा सा रास्ता है हमारे पास, वो ये है कि हमने शुरुआत की थी एवरेज, दैट इज अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो हम चलते देखते हैं। एवरेज इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स और शोज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा और डेटा। देन अरिथमेटिक मीन इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ऑफ डेटा। आपको याद होगा कि हम अरिथमेटिक मीन जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक बात और भी याद रखिएगा हमेशा कि मीन जो होगा, अरिथमेटिक मीन, वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से बड़ा नहीं होगा एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन से छोटा नहीं होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। ये याद रखना है। अब ये कैसे याद होगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको जनरली ऐसे डाउट्स आने चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शंस के थ्रू भी मुझे बता सकते हो, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं। फिर है मोड इज अनदर फॉर्म ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। The mode of a set of observations is the observation that occurs most often.
जो सबसे मतलब रिपीट हो रहा, जल्दी जल्दी आपको कोई ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, वो होता है मोड। मीडियन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। देखो इनमें रिलेशन आपको याद रखना है कि कैसे अलग अलग है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो मीडियन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. It refers to the value which lies in the middle of the data with half of the observations above it and other half below it. जैसा कि हमने डिस्कस ऑलरेडी करा. अब बार ग्राफ क्या होता है, आपने देखा कि a bar graph is a representation of numbers using bars of uniform width. That was very important कि width क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कहीं भी छोटी, ऐसी नहीं कि आपने बार ग्राफ बनाया, एक ऐसा बार बनाया फिर एक आपने ऐसा बनाया, ये गलत है ना। हर बार आपको विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म रखनी, मतलब एक समान रखनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाइट तो ऊपर नीचे होएगी बट जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। देन डबल बार ग्राफ्स हेल्प टू कंपेयर टू कलेक्शंस ऑफ डेटा, राइट। तो ये चीजें यहीं तक है हमारे पास, और दैट इज इट फॉर द डे। विल मीट नेक्स्ट डे। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच for being so attentive, and thank you everyone. Have a great day. Namaste. Bye bye. Have a great day all.